ऑल ऑफ यू। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये ACF का एग्ज़ाम हो, चाहे RS का एग्ज़ाम हो, चाहे IS का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों जो टर्म्स हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को अपन इस टॉपिक में समझेंगे। थोड़े से मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है ACF के लिए, RS के लिए, एंड देन इससे रिलेटेड जो भी अब तक क्या क्या इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हो चुका है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए कम से कम हाफ एन आवर चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को देखें एंड पूरा देखें, जब ये आपको बेनिफिट करेगा। इससे बाहर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए इससे बाहर नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर की रहे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम लोगों की जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में अपन इसको देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो रहा है। लेस स्नो एंड आइस आ रही है, मोर ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स आ रहे हैं। डायरेक्ट ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आप कौन कौन से वो मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो रहे हैं। तो इससे अपन समझ सकते हैं प्लांट लाइफ साइकिल में चेंज हो रहा है, वार्मर ओशियंस हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, कोरल रीफ्स जो होते हैं वो डैमेज्ड हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, हायर टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स आ रही हैं। हीट वेव्स में जो राजस्थान की है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डैट इज़ लू। चेंजेस इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल्स हो रहा है, एंड चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्लाइमेट चेंज। सबसे पहली बात तो हमें क्लाइमेट पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट में किस किस चीज़ को मेज़र करते हैं? टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, रेनफॉल को मेज़र करते हैं, स्नो एंड विंड को मेज़र करते हैं, लास्टिंग डिकेड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर अपन इन चीज़ों को मेज़र करते हैं तो वो क्लाइमेट होता है। अब क्लाइमेट चेंज जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, जिसके कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कंपेयर किससे किया जा रहा है? 100 साल का कंपेयर किया जा रहा है। तो क्लाइमेट पे अगर क्वेश्चन बनता है तो स्पेशली क्लाइमेट क्या होता है इस पे बनता है। रीजंस क्या क्या हैं? ह्यूमन के डिफॉरेस्टेशन है, और दे कैन नो लॉन्गर स्टोर कार्बन एंड कार्बन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके कारण जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अ ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, और एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है वो हम जानेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट ख़राब नहीं है, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेस में जो हो रहा है जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो ख़राब है। ग्रीन हाउस इज अ स्ट्रक्चर हुज रूफ एंड वॉल्स आर मेड चीफली ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच प्लांट्स रिक्वायर्ड रेगुलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन आर ग्रो। इन अ ग्रीन हाउस द इंसिडेंट सोलर, इंसिडेंट जो रेज आ रही हैं वो इंसिडेंट कहलाती हैं। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन विजिबल एंड एडजस्टेंट पोर्शन ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें विजिबल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है और अल्ट्रा UV रेज भी होती हैं। UV रेज के लिए ओजोन जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है हमें। passes through the glass roof and walls and it is absorbed by the floor earth and contents which becomes warmer and re-emit the energy as longer wavelength। और वो क्या होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब री एमिट होती है एनर्जी तो वो लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन से री एमिट होती है। ग्लास एंड अदर मटेरियल यूज्ड फॉर greenhouse walls do not transmit infrared radiation, so infrared cannot escape through radiative transfer। और जैसे ये फॉर एग्जांपल ग्लास है, इसमें रेडिएशन सारी आ चुकी हैं, जब ये दोबारा से री एमिट होती हैं तो ये ग्लास के थ्रू जा नहीं पाती और अंदर ही जो इंफ्रारेड रेज हैं वो हीट जो है उसको डेवलप करती हैं और इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इस चीज़ को यूज़ किया जाता है प्लांट्स को उगाने में इन कोल्डर रीजन्स। एज द स्ट्रक्चर इज नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेयर, हीट ऑल्सो कैनॉट escape थ्रू कन्वेक्शन, so the temperature inside the greenhouse rises and this is called as greenhouse effect। इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी भी है, ये नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमेना एंड हैज़ बीन अकरिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ द अर्थ। लाइफ ऑन द अर्थ हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। Together these produce more than 95% of total greenhouse warming।
Average global temperature are maintained at about 15 degrees Celsius due to the natural greenhouse effect. तो ये भी एक important point है 15 degree. Without the phenomena, the average global temperature might have been around -17 degree and as such low temperature life would not be exist. तो ये क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होगा क्या लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है. ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर वेपर अपन कभी नहीं समझते हैं पर वाटर वेपर भी होती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको CFCs भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस. अब ये जो गैसेस हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन को, जहाँ पे पहले वो ग्लास जो काम कर रहा था, वो ये जो रेज हैं वो काम, जो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो ये काम कर रही हैं ट्रैपिंग का. Hence these gases are called greenhouse gases and the heating effect is called greenhouse effect. Oxides of nitrogen with German formula NOx, NO, NO2, nitrogen oxide, nitrogen dioxide are global cooling gases. While nitrous oxide, बहुत important वो है ये point, nitrous oxide है वो ही greenhouse gases है, ना कि nitrogen dioxide, NO ये नहीं है, सिर्फ nitrous oxide है. If greenhouse gases are not checked by the turn of the century, temperature 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब तक आपने वो देखा होगा पेरिस कन्वेंशन जिसमें बात की गई है 2 डिग्री सेल्सियस की, कि इतना तक टेम्परेचर हम राइज करें और कोशिश करें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आने की. ओके, तो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर विल लीड टू डिलेटरियस चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन odd climatic changes, thus leading to increased melting of polar ice caps as well as of other places like Himalayan snow caps. Cryosphere एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Cryosphere is the frozen water part of the earth water system. Polar regions, snow caps of the high mountain ranges are all the part of cryosphere. एक टर्म है जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की है, बहुत ईजी है. अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका डेफिनेटली कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा. Over many years, this will result in a rise in sea level that can submerge many coastal areas and leads to submerged coastal areas or leads to loss of coastal areas and ecosystem like swamps and marshes, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, लेक्स से डीप नहीं होते हैं ये. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोसिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज. इंडिया में जो स्वैम्प्स और एरिया रीजन है वो केरला का रीजन है. अब अपन कंसंट्रेशन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकता है. CO2 60% है, उसके बाद मिथेन गैस कंट्रीब्यूट कर रही है, फिर N2O, उससे पहले CFC थर्ड नंबर पे है, N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड 6% है. अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ. द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स. बहुत ईजी है, अपन कर सकते हैं. ओनली वाटर वेपर हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, ये इसका ए होगा, जिसमें एबिलिटी टू एब्जॉर्ब यूवीज एंड इंफ्रारेड रेडिएशन. आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से कर दिया, ए नहीं होगा, इसका डी होगा, क्योंकि वाटर वेपर एयर एंड रिटेन्स इट हीट नहीं है यहाँ पे. इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, दोबारा पढ़ते हैं इसको. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स. वाटर वेपर रीजन है, पर क्या एब्जॉर्व कर रही है? वो इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन कर रही है. ओके, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड मिटिगेशन. क्लाइमेट रिप्रेजेंट डायरेक्टली देख लो जहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फॉर गिवन रीजन. सारे मैंने बताए हैं, स्नो हो गया, रेनफॉल हो गया, उस रीजन के एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म एवरेज लिया जाता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप हीट, ट्रैपिंग वर्ड आता है, एंड कीप द प्लैनेट रिलेटिवली वार्म. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? मिथेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, सल्फर करती है, एसिटाइलिन. एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन एमिशन इंक्लूड सोलर सेल से होता है, विंड मिल से होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. हाउ डज क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? हीट, स्ट्रेस, किडनी डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस भी होती है, इंसेक्ट बॉर्न इन्फेक्शंस सच एज डेंगू फीवर भी हो जाता है. तो ऑल ऑफ द अबव है इसका. Which of the following do you think has the least impact of climate change in forest?
सीधी सी बात है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई होता है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये नहीं होता है. यस, सी. Dash is the artificial modification of Earth's climate system through two primary ideologies: solar radiation management and carbon dioxide removal. Adaptation नहीं होता है, ये जियो इंजीनियरिंग होती है जिसको आपको याद रखना है. Which of the following cause global warming? Centripetal force, radiative force. सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा, इसका होगा रेडिएटिव फोर्सिंग. Which of the following cause global warming? साफ साफ दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. How many % of carbon dioxide increase in the atmosphere since pre-industrial time? About 30%. बहुत important question है ये. Which of the full form is of UNFCCC? ये आगे अपन पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. That is United Nations Framework Convention on Climate Change. Next है, who measures the global warming rate? Climatologist, philosopher पता है आपको, फिजिसिस्ट पता है, एस्ट्रोलॉजर पता है, इट्स द क्लाइमेटोलॉजिस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग? कॉजिंग लेस पॉल्यूशन नहीं, प्लेजेंट एनवायरनमेंट नहीं, चेंजेस इन रेनफॉल, मेंटेनिंग स्टडी टेम्परेचर. रेनफॉल में चेंजेस होंगे क्योंकि हीटिंग में चेंज होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर. हाउ ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ इन्फ्लुएंस ग्लोबल वार्मिंग? इसमें साफ दिख रहा है, बाय चेंजिंग द रेडिएटिव गवर्निंग ऑफ द अर्थ. ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो अर्थ पे ही रह रही है और बाहर री एमिट नहीं हो रही है. चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्सिंग, एक्सटर्नल फोर्सिंग, मिड फोर्सिंग, ग्रेविटेशनल फोर्सिंग. ऑब्वियसली जो है एक्सटर्नल फोर्सिंग हो रही है, जो इंटरनल फोर्सिंग ये किसी के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्सिंग ड्यू टू ह्यूमन बींग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट? एरोजोल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूज कॉज ग्लोबल वार्मिंग? ऑब्वियसली इसमें आप देख सकते हो सरफेस रिफ्लेक्टेंस. रिफ्लेक्टेंस वर्ड है वो डायरेक्ट इसका आंसर होगा. ग्लोबल वार्मिंग को अब हम डिस्कस कर लेते हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज टर्म यूज्ड बाय द एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर एवरेज है, of the earth climate system and its related effects. Scientists are more than 95% certain that nearly all of the global warming is caused by increasing concentration of greenhouse gases and other human caused emissions. 95% claim किया गया है. Global warming within the earth atmosphere, accumulating greenhouse gases like water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone are the gases with the atmosphere that absorb and emit heat radiation. Absorb कर लेती हैं, emit करती हैं heat radiation. Increasing or decreasing amount of greenhouse gases within the atmosphere act to either hold in or release more of the heat from the sun. The eventual temperature range associated with triggering and marking the beginning of irreversible global warming process is an increase of टेम्परेचर अराउंड 2.2 to 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी अभी पेरिस में बात की गई है, 2 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है. देख सकते हो एटमॉस्फेरिक जो CO2 है वो इंक्रीज ही कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है. अब इंटरनेशनल अफेयर्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इजी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा डीप जाते हैं इसमें क्लाइमेट चेंज में तो इधर से क्वेश्चन बनेगा जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना था क्लाइमेट चेंज का, जिसको IPCC कह सकते हैं. डायरेक्ट फुल फॉर्म आ सकता है व्हाट इज़ IPCC, या काफ़ी सारे ऑप्शंस में आ सकता है कि सबसे फर्स्ट क्या पैनल बना था. तो इंटर गवर्नमेंट पैनल बना था 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जॉइंटली एज द प्लेस टू स्टडी ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम्स एट गवर्नमेंट लेवल बना था. एक WMO था और UNEP के थ्रू IPCC को बनाया गया था. अब ये मैकेनिज्म दैट एक्यूमुलेट साइंटिफिक नॉलेज ऑन ग्लोबल वार्मिंग व्हाइल डिपेट्स ऑन द इंटरनेशनल काउंटर मेजर्स. मेनली इसको क्या किस पे काम करना था, इसको इस पे काम करना था कि भाई इंटरनेशनली क्या हमें करना चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके.
COPs एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. COPs है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. जो COP हुई है वो पेरिस में हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे इंटेंडेड नेशनल कंट्रीब्यूशन की बात की गई थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, तो UNFCCC की बात की गई, COP की बात की गई. इस इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो क्लाइमेट चेंज का बनाया था, 2 मैकेनिज्म इसमें इंक्लूड किए गए. लेट अस सी दैट. ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं. यूनाइटेड नेशन, उससे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अपन ने इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखा है, तो इसको अपन को करने की ज़रूरत है. UNFCCC entered into the force on 24th March 1994. याद रखना है 195 कंट्रीज थी जिसने इस कन्वेंशन को येस कहा था. UNFCCC इज़ अ रियो कन्वेंशन भी कहते हैं, अडॉप्टेड रियो अर्थ समिट. ये जो UNFCCC है, ये रियो अर्थ समिट जो 1992 की थी, उसी में ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था. इसमें एक तो ये UNFCCC था रियो अर्थ समिट में, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. सेकंड था UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन. Due to intrinsic linkage, the Joint Liaison Group was set up to boost cooperation among the 3 conventions. अब भाई ये जो तीनों चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, तो इनमें क्या चाहिए था, एक कॉपरेशन चाहिए था. तो इसमें एक इंक्लूड किया गया रामसर कन्वेंशन. जो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन किसके लिए, वेटलैंड के लिए. The ultimate objective of convention is to stabilize greenhouse gas concentration at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate change. तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसमें UNFCCC, UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्वेंशन कॉमेट सर्टिफिकेशन के बारे में बात की गई थी. अब इसमें जो मेनली ये है कि COP1 हमें ये याद रखना है, स्पेशली करंट अफेयर के लिए. COP1 जो है वो बर्लिन में हुआ है, COP2 जो है वो जेनेवा में हुआ है, और COP3 जो है वो क्योटो में हुआ है. क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये COP3 था, which implemented the objective of UNFCCC to fight global warming by reducing greenhouse gas concentration in atmosphere to a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Okay, so Kyoto Protocol पढ़ लेते हैं अपन. Kyoto Protocol commits its signatories by setting international binding emission reduction targets. इसने टारगेट्स दिए थे. अब मैं आपको इजीली बता देती हूँ. डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, कुछ डेवलप कंट्रीज़ थी, सबके एक टारगेट्स थे जो उनको फॉलो करने थे. अडॉप्टेड क्योटो का है, जापान में है, ऑन 11 दिसंबर 1997 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन फरवरी 2005. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटेल्स, रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल वर अडॉप्टेड इन COP7 मार्किश मोरक्को इन 2001 और कम्प्लीमेंटेड इन 2012. द रिकॉग्नाइजिंग दैट डेवलप्ड कंट्रीज़, अब मैंने जैसे बताया था डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, आर प्रिंसिपली रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो पहले से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला चुके थे एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़. तो जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है उसको ये माना गया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू हो रहा है. responsible for current high levels of GHG, greenhouse gases emission in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity. तो एक प्रिंसिपल लाया गया, डेट इज़ कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको काम अलग अलग करना है, पर कॉमन क्या है, गोल क्या है आपका, सबका गोल है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना. व्हेन नो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट, द ग्लोबल CO2 एमिशन इन 2010 विल इंक्रीज टू 24%. जो अपन ने पढ़ा भी था वहाँ अराउंड 30% जो है वो इंक्रीज होना था. When the protocol is enforced in the 2000, the global CO2 2010 will reduce to 5.2% compared with the 1990 level. That is a great achievement. अब parties to the Kyoto Protocol are classified, बहुत important है. एक तो Annex 1, एक Annex 2 और Annex B क्या था ये भी अपन समझते हैं. Annex 1 में कौन थे? Parties to the UNFCCC are listed in Annex 1 of the convention. These are industrialized developed countries. ठीक है. इसमें यूरोपियन यूनियन 15 इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ Annex 1. ओके. सेंट्रली प्लान्ड सोवियत,
ईस्टर्न यूरोप ये थे, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज थी। एनेक्स 2 में पार्टीज टू द यूएनएफसीसी लिस्टेड इन एनेक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन, एनेक्स 2 मेड अप ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के मेंबर्स थे इसमें। एनेक्स 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू प्रूव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू EITs एंड डेवलप्ड कंट्रीज टू असिस्ट देम इन रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैसेज, तो OECD मेंबर्स थे इसमें। Annex B. Parties listed in Annex B of the Kyoto Protocol are the Annex 1 parties with first or second round Kyoto greenhouse gas emission targets थे इसमें। अब नॉन एनेक्स कंट्रीज क्या थी? एनेक्स कंट्रीज 1 एंड 2 अपन ने पढ़ लिया। नॉन एनेक्स 1 क्या थी? नॉट लिस्टेड इन एनेक्स 1 टू द कन्वेंशन आर लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए एनेक्स 1 कंट्रीज, एनेक्स 1 और एनेक्स 2 डेवलप्ड थी, एनेक्स 2 OECD थी, और नॉन एनेक्स कंट्रीज, एनेक्स और नॉन एनेक्स क्या था? नॉन एनेक्स डेवलपिंग कंट्रीज थी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, जैसे 49 पार्टीज जो थी, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था और उनकी भी लिमिटेड कैपेसिटी थी टू अडेप्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज भी बोला जा सकता है एनेक्स 1 को, हैव टू रिपोर्ट रेगुलरली टू क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज। क्या कर रहे हो तुम पॉलिसीज में चेंज, और वो सब बताना होगा आपको। क्योटो प्रोटोकॉल, दे मस्ट ऑल्सो सबमिट एन एनुअल इन्वेंट्री ऑफ देयर ग्रीन हाउस गैस। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना था? उनको भी जनरल टर्म्स ऑन देयर एक्शंस बोर्ड, उन्होंने क्या एक्शंस फॉलो अप किए, उनको फंड्स भी दिए जाते थे। Kyoto mechanism are also known as flexible mechanism as they include emission trading, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज ET? एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग जो थी, इसमें ये होता था, मेनली मैं आपको बता देती हूँ ईजिली, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी उनको एक कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते थे, उसके थ्रू वो अपना जो कार्बन की पॉलिसीज है उनको वो जस्टिफाई कर पाते थे। बट वो अगर नॉन, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम कर देते थे तो उनको कार्बन क्रेडिट्स और ज़्यादा मिल जाते थे। तो इस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ ये एमिशन ट्रेडिंग करती थी। एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इन वर्ड्स को तो रट ही लेना। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दैट इज CDM, एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज JI, एंड एमिशन ट्रेडिंग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एमिशन ट्रेडिंग क्या है इसको आप अपन समझते हैं। ओके, तो लेट्स सी दैट एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म अलाउज पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल टू बाय क्योटो यूनिट्स। ट्रेड करना है एमिशन का, तो वो जितने ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा होता था। फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू हेल्प मीट देयर डोमेस्टिक एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। समझ में आया? देन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एनी एनेक्स 1 country कैन इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, ओके, in any other Annex 1 country as an alternative to reduce emissions domestically. For example, आपका इंक्रीज हो गया है तो आप जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किसी Annex 1 कंट्री में कर सकते हो, Annex 1 से Annex 1 कंट्री में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो डोमेस्टिक एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को पूरा करने के लिए ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन यूनिट्स फ्रॉम इन नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें नॉन एनेक्स कंट्रीज में CDM जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत आप अगर प्रोसेस करते हो Annex 1 कंट्रीज टू नॉन Annex 1 कंट्रीज तो फ़ायदा होगा आपको। अब है क्योटो यूनिट्स, वो हम पढ़ते हैं। Kyoto units, the emission trading can be international or domestic. Under the international emission trading, the countries can trade in the international carbon credit markets to cover their shortfall in assigned amount units. Countries with surplus units can sell them to the countries that are exceeding their emission targets under Annex B of the Kyoto Protocol. Certified emission reduction. Certified emission reduction are one of the types of Kyoto units. They are issued under the clean development mechanism. याद रखने की बात है ये। Annex 1 countries can use the CRs to comply with their emission limitation targets or by operators of installation covered by the European Union Emission Trading Scheme. इसमें दोहा एग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है कि दोहा एग्रीमेंट ने सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को इंक्लूड किया था।
अब हम बात करते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं उसका COP16 में क्या हुआ था। COP16 में ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई थी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। इट लुक फॉरवर्ड टू द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। द एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेस दैट क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट एन अर्जेंट एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल थ्रेट टू द ह्यूमन सोसाइटीज एंड प्लानट विच नीड्स टू बी अर्जेंट एड्रेस बाय ऑल पार्टीज। ग्रीन क्लाइमेट फंड याद रखना है अपन को। COP17 में क्या हुआ था, अब अपन को ये देखना है, जो अपना साउथ अफ्रीका दरबन में हुआ था। द कॉन्फ्रेंस लेड टू द एग्रीमेंट टू द मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर ए फ्यूचर ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये IAS में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 100 बिलियन पर ईयर टू हेल्प पुअर कंट्रीज टू अडेप्ट अ क्लाइमेट इम्पैक्ट। एक फंड बनेगा। द डिज़ाइन ऑफ द न्यू ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज वॉज completed through a design of its governance and the practical arrangements. This opened the way for the fund to become operational by 2012. The conference decided that the second commitment period starts from 2013 until और 2020. एंड डेट इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली ये था कि इसमें 100 बिलियन का ग्रीन क्लाइमेट फंड बना। 18th में क्या हुआ था, जो दोहा में हुई थी 2012 में। डिटेल्स ऑफ द सेकंड क्योटो प्रोटोकॉल के डिटेल्स देखे गए। एग्रीड वर्क ऑन द नेगोशिएशंस ऑन द न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट एंड ऑन रेजिंग एम्बिशंस अंडर द डब्बर प्लेटफॉर्म। ऑपरेशनलाइज द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड एट कानकन बाय एग्रीइंग द कानकन में भी एक सबमिट हुई थी COP की। एक्चुअली आपको ये याद रखना है, उसमें से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी COP में मीटिंग्स नहीं हुई थी। नेम तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, कानकन, दोहा। Launched a work program to elaborate modalities and procedures for the new market mechanism established at Durban. तो इसमें स्पेशली ये है कि ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। UNFCCC 9th सेशन CMP क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एट वॉर्सो, पोलैंड में हुआ था 2013 में। टाइम प्लान फॉर कंट्रीज टू टेबल देयर कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूसिंग एंड लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस emissions. न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट इन 2015. It also agreed ways to accelerate efforts to deepen emission cuts over the rest of this decade and to set up a mechanism to address losses and damages of the country. The conference agreed decisions with enhanced REDD+ transparency. 20 जो हुआ था, 20 कहाँ पे हुआ था, पैरो में हुआ था, लीमा के 2014। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक बात की गई थी, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन INDC विल फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द क्लाइमेट एक्शन पोस्ट। मतलब हर कंट्री अपने जो उनके जो खुद के डिटरमाइंड गोल्स है वो बताए और उस अकॉर्डिंग प्लान करे और उसकी एक रिपोर्ट दे। यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात दोबारा की गई थी, 10 बिलियन टारगेट की बात की गई थी। प्लेजेस वर मेड बाय बोथ डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द COP दैट टुक द कैपिटलाइजेशंस। ट्रांसपेरेंसी आएगी इसमें, पर मेनली ये 3 बातें की गई थी इसमें। बात करते हैं रेड की, REDD। ये भी एक प्रोसेस था, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और एक आया है REDD+। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन REDD एंड REDD+। ये अंडरलाइन जो किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात की गई थी। ऑफसेट स्कीम ऑफ कार्बन मार्केट एंड दस वुड प्रोड्यूस कार्बन क्रेडिट्स। Co-benefits such as biodiversity conservation and poverty elevation. इसमें सिर्फ बात एक्चुअली की जा रही है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की, बट REDD+ में जो बात की जा रही है इधर goes beyond deforestation and forest degradation and also include role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks. एक पैक्ट हुआ था US चाइना पैक्ट, अब तो इतना ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बट अपन को पता होना चाहिए, नवंबर 2014 में हुआ था और उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था US agreed to the reduce 2025 its emission of greenhouse gases by 26% to 28% below its 2005 लेवल। और चाइना ने क्या कहा था, एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड को पीक करेगा 2030 तक, उसके बाद कम करता जाएगा और रेज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स टू 20% इन इट्स प्राइमरी एनर्जी मिक्स नेक्स्ट 16 years. Okay, the agreement on the timetable for the emission cuts to combat climate change has brightened the prospects of the Paris deal. क्लाइमेट की जो पेरिस डील हुई थी जिसमें से अब USA बाहर निकल चुका है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है।
अब एक बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, डेट इज HFC। HFC जो है वो एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जो ओजोन जो है उसको डिप्लीट नहीं करता है। तो सारी कंपनीज़ ने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या करा कि जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी AC हो गया, इनमें यूज़ करने लगे HFC को। ओके और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो स्पेशली ओजोन गैसेस के लिए किया गया था कि ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, वो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ऐड नहीं किया गया क्योंकि ओजोन को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। बट देखा गया कि HFC जो है वो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, मतलब इससे हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से भी। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो फेज़ आउट कर दें इस HFC को, पर इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता फेज़ आउट बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में वो टेक्नोलॉजी है, इसलिए इंडिया ने इसको रिफ्यूज़ किया है। If HFC comes under the monetary protocol, it would binding on the emerging economies, including India, to go for phasing it out in the agreed time bound. आपको हटाना पड़ेगा monetary protocol में, अगर ये चीज़ आ जाती है तो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आप सिग्नेचरी हो। ओके, सो that's all for me इन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। गाइज आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक किस नेक्स्ट जो आपको लेक्चर है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू दैट टॉपिक लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।